हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो अब आज का भी सेम हमारा टॉपिक रहेगा, विच इज सक्सेस ऑफ बोर मॉडल। वो सक्सेस ऑफ बोर मॉडल में दो सक्सेसेस थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आर प्रीवियस वीडियो, राइट। जिसमें हमने पहली जो सक्सेस थी वो उसने स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से रोटेट मूव कर रहा है, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। और दूसरे केस में उसने क्या बताया था कि बोर्स का कंसेप्ट बताया था उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन एटम के। थर्ड जो सक्सेस है उनकी वो है बोर्स थ्योरी के बारे में ही, बोर्स थ्योरी पर ऑफकोर्स थर्ड जो है वो है बोर्स थ्योरी हेल्प्ड इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो बोहर ने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश की इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम लिया उन्होंने, उसके किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश की कि वहां पर उसकी एनर्जी कितनी है। तो उन्होंने क्या किया, बोहर ने सबसे पहले, बच्चे ये जो कंसेप्ट मैं अब आपको पढ़ाने जा रही हूँ, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डीप अबाउट द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो यू हैव टू गिव अ कंप्लीट फोकस ऑन इट, ओके। तो समझिएगा क्या कहा उन्होंने। एक हाइड्रोजन एटम उठाया, एक पिक्चर्स बनाई, उन्होंने देखा कि इस सिस्टम के अंदर मेरे पास क्या क्या है। उन्होंने कहा कि उनके अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन के बारे में उनको क्या क्या पता था, उसका मास पता था, और उसके ऊपर क्या पता था, उसके चार्ज के बारे में उनको पता था, राइट। तो जो मास था बच्चे वो क्या था, हमें भी पता, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और जो अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें वो भी हमें पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वहां से उन्होंने कहा जो एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, एनर्जी ऑफ द, किसी भी नहीं कहेंगे, हाइड्रोजन के एटम की ही बात करेंगे क्योंकि बोहर ने हाइड्रोजन एटम के बारे में ही कहा था। तो कहा एनर्जी ऑफ, उन्होंने बताया दैट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दी, अब ऑर्बिट कोई भी हो सकता है, nth ऑर्बिट तक उन्होंने कहा, ऑर्बिट हैज बीन फाउंड टू बी। अब याद रखिएगा, मैं बार बार मेंशन कर रही हूं आपको दैट जो बोहर ने बताया वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था। तो ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट nth ऑर्बिट तक हो सकते हैं, हम लोगों ने पढ़े थे, n = 1 2 3 एनर्जी लेवल्स कुछ भी हो सकते हैं, शेल्स हो सकते हैं, KLMN आप जिसको बोलते हैं, राइट। तो वहां पर जो एनर्जी रही होगी वो क्या रही होगी, RH। उन्होंने ये हमें रिलेशन दिया था n² के, RH इंटू में 1/n²। जो आपका n है वो क्या हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। जो RH यहाँ पर आपके पास में है वो क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या है बच्चे, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पर है। इन्होंने कहा दैट जो RH है उसकी जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 2π² me⁴h², ठीक है। जो RH है वो किसके इक्वल है, 2π² me⁴ और h²। RH होता है आपका इसके इक्वल, ठीक है। यहाँ जहां पर ये क्या है, पाई है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये h क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना। ये तीनों वैल्यूज, सभी वैल्यूज पता है। तो जस्ट मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस RH की अगर वैल्यू को पुट कर दो तो जो एनर्जी निकल के आएगी, तो एनर्जी विल बी 2π² me⁴h² इंटू में 1/n², है ना। अब देखिए, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, m यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, e यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, h भी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन कांस्टेंट वैल्यू को पुट कर सकते हैं, इनको सोल्व तो कर सकते हैं ना। 2 इंटू में 3.14, इसका स्क्वायर इंटू में m की वैल्यू मुझे पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻34, e की वैल्यू मुझे पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसकी पावर 4 डिवाइडेड बाई h², इसकी वैल्यू भी पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और इसका स्क्वायर इनटू में क्या है, ये n²। तो इनको तो हम ऑलरेडी सोल्व करके रख सकते हैं। सो जब हमने इसको सोल्व किया देन विल गेट
ई एन किसके इक्वल आया, दैट 2.18 इंटू 10⁻⁻18। और एन तो मुझे नहीं पता ना, nth ऑर्बिट है, वो तो हमें देखना है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, वो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करते रहेंगे। n स्क्वायर जूल पर एटम, ठीक है, जूल पर एटम। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो बच्चे जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल। तो हम यहाँ पर अगर इसकी यूनिट कन्वर्जन करते हैं, देन वी विल फाइंड ई एन विल बी 13.595 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक है, पर एटम, एक एटम के लिए। उसके अलावा हम इसको किलो जूल पर मोल में भी निकाल सकते हैं। तो किलो जूल पर मोल में निकालेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस, सॉरी यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस जरूर आएगा, ठीक है। ये माइनस क्यों आया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1311.8 अपॉन में एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। या फिर आप बोल सकते हैं 0.8 है, इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं 1312 एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो ये जो एनर्जी की वैल्यू थी हाइड्रोजन एटम के लिए, ये किसने दी थी हमें, बोर ने दी थी। किसने दी थी, बोर ने दी थी। ये आप अलग अलग यूनिट में इनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यहाँ पर जो एन है वो क्या है, एनर्जी लेवल्स है। तो एनर्जी लेवल से एन क्या हो सकता है, 1 2 3 जो भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग एनर्जी के लिए वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ये जो कब है, ये कब है बच्चे, याद रखिएगा, जब ये क्या है, स्टेशनरी स्टेट में है। किस में है, स्टेशनरी स्टेट में है। समझ में आई इतनी बात, कब है ये, जब ये एक स्टेशनरी स्टेट में है। इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी है ये सभी की सभी। तो अब यहाँ पर क्या है, इन फॉर्मूलाज के अंदर हम एन की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बोर ने क्या किया, 4 ऑर्बिट तक, यानी कि एन की वैल्यू 1, एक बार 1 पुट करके देखी, 2 पुट करके देखी, 3 पुट करके देखी, 4 पुट करके देखी, तो यहां से एनर्जी निकल के आई। तो उन्होंने ऑर्बिट लिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां से उन्होंने क्या कैलकुलेट की, इनकी एनर्जी कैलकुलेट की, वैल्यू पुट करते रहे। जैसे वैल्यू पुट की तो फर्स्ट केस में क्या आया, -1311.8, ठीक है, किस फॉर्म में निकाल रहे हैं, किलो जूल पर मोल के केस में। सेकंड जब इन्होंने यानी कि एन की वैल्यू 2 पुट की तो जो आंसर आया वो आया -327.9 किलो जूल पर मोल। 3 जब यहां पर पुट किया, 3 स्क्वायर, तो आंसर आया -145.7 किलो जूल। जब उन्होंने 5 पुट किया तो यहां पर आंसर आया 82.0। तो इस पूरी जब इन्होंने वैल्यू पुट करी तो क्या ऑब्जर्वेशन निकल कर आ रही है, सुनिएगा। जब n की वैल्यू 1 थी, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल, तो उसमें जो एनर्जी थी वो रही थी इतनी। जब हमने सेकेंड एनर्जी लेवल पर गए तो वैल्यू आई इतनी, थर्ड एनर्जी लेवल पे आए तो इतनी, एंड फोर्थ पे आए तो इतनी। तो देखिएगा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस इतना नहीं है जितना कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच में। ये 1000 क्रॉस कर रहा है और ये 300 पे ही है, और ये कहाँ है 145 अप्रोक्स हाफ, और ये भी इसका क्या है अप्रोक्स हाफ है, राइट। तो क्या है, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकेंड एनर्जी लेवल के बीच में क्या है, गैप बहुत ज्यादा है। और याद रखिए, याद कीजिएगा, जब मैंने आपको पास्चन लेमन सीरीज के बारे में बताया था तो लेमन और जो सेकेंड आपका बाल्मर था उनके बीच में मैंने आपको गैप काफी दिखाया था। उसके बाद में जो हमने जो ड्रॉ किए थी पास्चन और ब्रैकेट एंड पी फंड, उनके बीच में गैप क्या थे, कम थे। तो यही बेसिकली इसके पीछे रीजन था, ठीक है, इनकी एनर्जी का, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं द गैप बिटवीन द एनर्जी ऑफ E2 माइनस E1, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच में विल बी लार्जर देन E3 एंड माइनस E2 एंड विल बी लार्जर देन E4 माइनस E3 एंड सो ऑन। तो यानी कि इस तरीके से जैसे जैसे एनर्जी लेवल पर बढ़ते जाएंगे जो गैप है वो क्या होता जाएगा बच्चे, कम होता चला जाएगा। एनर्जी क्या होती चले, एनर्जी गैप उनके बीच में कम होता चला। ये एनर्जी तो हमने पढ़ी हाइड्रोजन के लिए। अगर मैं हाइड्रोजन लाइक आयंस की बात करूं, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन लाइक आयंस यानी कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे आइटम जिनके अंदर क्या हो 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या कैसे कंसिडर किए जाते हैं, हाइड्रोजन लाइक आयंस। जिसमें हमने हीलियम पॉजिटिव के बारे में बात की थी, Li2 पॉजिटिव के बारे में बात की थी। तो ये कैसे कंसिडर किए जाते हैं, इनमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये इतने इलेक्ट्रॉन तो ये ऑलरेडी लूज कर चुके होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं आपके हाइड्रोजन लाइक आयंस। तो इनकी अगर एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी तो आप लोगों ने पढ़ी थी, क्या था,
2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बस यहाँ पर आपको जेड स्क्वायर और पुट कर देना है। तो ओरिजिनल फॉर्मूला तो बच्चों यही है, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू यानी कि एटॉमिक नंबर यहाँ पर है ये, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये नेग्लेक्टिव हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो बाकी हमें बस क्या वैल्यू नोन होनी चाहिए, z की, और अगर n की वैल्यू पता होनी चाहिए तो एनर्जी एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18, जो क्या था, ये कांस्टेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो इंटू में z स्क्वायर और n स्क्वायर। n क्या है, कोई भी ऑर्बिट, z क्या है हमें पता होना चाहिए कि किस एटम के, हाइड्रोजन लाइक आयन या हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें, हमें एटम के बारे में बेसिकली पता होना चाहिए। इसके अलावा किलो जूल पर मोल में भी निकाल सकते हैं, -311.8 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं इसको, किलो जूल पर मोल में, एंड दिस वन इज इन जूल पर एटम में, ये हमने वैल्यू निकाली थी जूल में, ठीक है। तो हमें पता ही है, अगर यहाँ पर हम हीलियम एटम की बात करते हैं तो जेड की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी, लिथियम की वैल्यू बात करते हैं तो 3 की बात करेंगे। अब मैं बात करती हूँ significance of negative इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, यानी कि यहां पर जितनी भी मैं एनर्जी लिख रही हूं कैसे लिख रही हूं, नेगेटिव लिख रही हूं। व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन कन्वे, ये नेगेटिव साइन क्या कन्वे करता है, जो नेगेटिव साइन है यहां पर उसका मतलब है दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। क्या है इसका मतलब, that the energy of, क्या है, the energy of an atom is the energy of an electron in an atom is lower than the energy of a free electron at रेस्ट। एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी एटम के अंदर वो क्या होती है, कम होती है, किससे, जब एनर्जी क्या होती है किस इलेक्ट्रॉन से, जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होता है। दोबारा सुनिएगा, जो नेगेटिव साइन कन्वे करता है कम होना, यानी नेगेटिव का मतलब कम होना, किससे कम होना, जब एक इलेक्ट्रॉन एटम में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे कंपेयर करवा रहे हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब आप कहेंगे कि मैम इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर ही मिलता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फ्री कैसा हो सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का यहां पर मतलब है दैट, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इसका मतलब है दैट जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज वेरी हाई। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये आपके पास में न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन तो आपका इधर ही पड़ा हुआ है, और बहुत सारी बीच में शेल्स आ गई, बहुत सारी, यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ शेल्स आ गई, और यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो ये एक तरीके से फ्री ही है क्योंकि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो क्या है इसके पास में है, एटम के अंदर कंसीडर करते हैं, राइट, तो वो क्या है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ऐसा अब आगे बात करते हैं, अगर इसी को मैथमेटिकली बात करूं तो इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो इसको हम 0 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी 0। अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर 0 है तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन आप एक एटम के अंदर कंसीडर कर रहे हो, दैट इज टुवर्ड द न्यूक्लियस, तो अगर वो न्यूक्लियस के पास में है जो इलेक्ट्रॉन, वो क्लोजर है उसके पास में, तो उनके बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो अब जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तो रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम होके करना है, वरना तो अगर सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आता गया तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं दैट वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एंड हेंस एनर्जी। तो अब क्या हो रहा है, देखिए दो चीजें हो रही है, न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को वर्क करना पड़ रहा है, राइट।
तब अगर कोई इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, रेगुलर रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज होगी, दैट मीन्स उसकी एनर्जी में कमी आएगी। कितनी कम, अगर एनर्जी कम हुई, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो था और कम आती गई, तो क्या आएगी एनर्जी, वो नेगेटिव में पहुंच जाएगी, है ना। दैट्स वाई जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, जीरो से कम होगी। और हम यहाँ पर जो इंडिकेट करते हैं एनर्जी को, वो किससे इंडिकेट करते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड हाइड्रोजन एटम इज इन स्टेबल स्टेट इन कंपेरिजन टू द स्टेट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज सफिशिएंटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, दस द एनर्जी विल बी कंसिडर्ड इन नेगेटिव फॉर्म, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां से आपको नेगेटिव साइन का मतलब समझ में आया होगा। इसके बाद मैं बात करूंगी बोर रेडियस। ये बोर रेडियस क्या है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या किया, देखो ये आपका न्यूक्लियस था। ठीक है, अब बोर ने तो हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया था। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, किसी पर्टिकुलर उसके अंदर पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो ये एक ऑर्बिट है, सर्कुलर पाथ है, ये न्यूक्लियस है, सेंटर है, तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस रही हुई जिसको आप क्या कहते हो, रेडियस बोलते हो। तो वो पर्टिकुलर ऑर्बिट से क्या निकाली गई, रेडियस निकाली गई अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। तो फॉर nth ऑर्बिट तो जो रेडियस होगी वो क्या होगी, तो जो रेडियस यहां पर निकल के आई वो थी n स्क्वेयर अपॉन h स्क्वेयर अपॉन में 4 पाई स्क्वेयर me स्क्वेयर z। ठीक है, e स्क्वेयर z। अब देखिए बच्चों, यहां पर n स्क्वेयर क्या है, nth ऑर्बिट, इसके अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको नोन है, 4 कांस्टेंट वैल्यू, पाई कांस्टेंट वैल्यू, m कांस्टेंट वैल्यू, e क्या है, अनदर कांस्टेंट वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है इतनी, यानी कि h स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर me स्क्वेयर n स्क्वेयर और z स्क्वेयर, तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, अब इस कांस्टेंट को इन्होंने क्या दे दिया, एक अनदर कांस्टेंट दे दिया विच इज a नोट। क्या दे दिया, a नोट। और जब अभी सारी कांस्टेंट है तो इसको सोल्व जब किया गया तो इस a नोट की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 52.9 पिकोमीटर। तो हम यहां पर कह सकते हैं जो रेडियस होगी फॉर nth ऑर्बिट वो क्या होगी, 52.9 अपॉन n स्क्वेयर अपॉन z स्क्वेयर फॉर एनी हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। अब देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करती हूं, हाइड्रोजन एटम वेयर n इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में, तो यहां पर n क्या हो जाएगा 1 और z भी क्या हो जाएगा 1। तो जब मैं वैल्यू पुट करती हूं तो वो क्या आ जाएगी, Rn इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में यही क्या रहेगी, रेडियस रहेगी। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट की मैं बात करूं, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बोर रेडियस। इसको हम क्या कहते हैं, बोर रेडियस। इसी को कई बार क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज बोर रेडियस, 52.9 क्या है आपका, ए नोट। तो ए नोट को ही क्या कहते हैं, बोर रेडियस, जिसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है। क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे व्हाट इज बोर रेडियस। ठीक है, अगर इसी को मैं पूछे कि हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिटल के लिए रेडियस क्या रहेगी, वो रहेगी Rn, और z की वैल्यू क्या है इसके लिए 1 है, तो n, तो ये क्या हो जाएगा 52.9 सॉरी n स्क्वेयर, है ना, n स्क्वेयर, या फिर आप बोल सकते हो दैट Rn इज इक्वल टू a नोट n स्क्वेयर। ठीक है, ये क्या है, a नोट n स्क्वेयर। तो ये क्या है, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस निकाली nth ऑर्बिट के लिए। आप इसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स उसके लिए मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, ये z स्क्वेयर नहीं, सॉरी z है, ये क्या है, यहां पर z है। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स यहाँ पर z ही है, z स्क्वेयर नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए क्या हो जाएगा, दैट Rn इज इक्वल टू a नोट n स्क्वेयर अपॉन में z। सिर्फ हमें क्या करनी है, z की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप किसके लिए निकालते हैं, हीलियम के लिए निकालते हैं तो z की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2, और अगर आप लिथियम के लिए निकाल रहे हैं तो z की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 3। गॉट इट। अगर किस रेडियस निकाल ली, अगर ऑर्बिट की वेलोसिटी की बात करें कि जो एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो भी वैल्यू हमें बताई थी, दैट v इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई mr।
ये वैल्यू उन्होंने हमें बताई थी। ठीक है, क्या बताई थी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। ठीक है, क्या करा सकते हैं, इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू को अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराएं तो हमें क्या मिलेगा, देन वी विल गेट v इज इक्वल टू 2 पाई ई स्क्वेयर अपॉन जेड अपॉन में एन एच। ठीक है, आर की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अभी आर एन के लिए हमने निकाला था एन स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर अपॉन में 4 पाई स्क्वेयर एम ई स्क्वेयर अपॉन जेड। तो यहां पर मैं आर की वैल्यू पुट कर सकती हूँ ना बच्चे, यहां पर क्या आएगा एन एच अपॉन में 2 पाई एम, ये तो एज इट इज आर नीचे, तो यहां पर क्या आएगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, रिवर्स हो जाएगी वैल्यू 4 पाई स्क्वेयर एम ई स्क्वेयर जेड। अब जो वैल्यू कटती है वो कट कर देंगे, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, है ना, एन के एक एन कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो सकता है, एक एम से एक एम कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास क्या बचता है, देखिए 2 एक पाई बचती है ई स्क्वेयर जेड अपॉन में क्या बचता है, एक एन बचता है और एक एच से एक एच, तो यहाँ पर एक एच, तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, वेलोसिटी की निकल के आ गई। ठीक है, अब यहां से जब इस कांस्टेंट वैल्यू जो हमें पता है, हमें क्या क्या पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, जेड और एन की वैल्यू को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू पता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं देन वी विल गेट 2.19 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन में एन। ठीक है, ये किस में आई, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से जो वेलोसिटी है वो किसकी इक्वल है, वी नोट। इसको अनदर कांस्टेंट दे दिया, जैसे रेडियस को ए नोट कहा था, इसको क्या कह दिया, वी नोट कह दिया, जेड अपॉन एन। जेड क्या हो सकता है, फॉर आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकाल सकते हैं। अगर यहां से आपने वेलोसिटी निकाल ली तो आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी बता सकते हैं। देखो, वेलोसिटी आपको पता है, रेडियस आपको पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। वो किसके इक्वल होगी, वो होगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने अभी अभी कैलकुलेट की थी। ठीक है, यहां पर क्या पुट कर सकते हैं, वी, सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर। तो यहां से आप v की वैल्यू पुट करेंगे, आप यहां से r की वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे ही पुट करेंगे तो कुछ टर्म्स आपस में क्या होंगी, कट भी हो जाएंगी। तो जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकल के आएंगे सारी वैल्यू पुट करने के बाद, तो आंसर आएगा 2 पाई एम वी जेड ई स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। तो देखो, बोहर ने हमें कितनी सारी बातें बताई एक एटम के बारे में, हाइड्रोजन एटम के बारे में, कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो nth ऑर्बिट में है तो क्या एनर्जी होगी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो क्या एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो अगर इसके साथ साथ हमें लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में भी बताया था। तो लाइन स्पेक्ट्रा में तो हमने एनर्जी लेवल्स पढ़े थे, N1 = 1 2 3 एंड 4 सो ऑन, बहुत सारे पढ़े थे। तो कहता है अगर लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम का निकालें, तो अगर कोई भी आपको कह दिया जाए कि आपके पास में कोई इनिशियल स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है। देखो, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये रहा, यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस है। तो दो चीजें हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है जब तक फिक्स ऑर्बिट में, ना तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ना ही गेन करेगा, तो कहता है ना ही रिलीज करेगा। तो हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन है अपने से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी क्या करता है, अब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी लेगा। और अगर ऊपर से नीचे वाले में आता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, यानी कि एमिशन भी होता है, अब्जॉर्प्शन भी होता है। तो हमें यही देखना है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अब्जॉर्प्शन और क्या करता है, एमिशन करता है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला है, ये फाइनल बोल देती हूँ, इनिशियल। तो जो चेंज इन एनर्जी आता है वो क्या आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो जो एनर्जी आती है, चाहे अब्जॉर्प्शन हुआ हो चाहे एमिशन रहा हो, तो जो चेंज इन एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, ई ऑफ एफ माइनस ई ऑफ आई। ई आई का मतलब क्या है, इनिशियल, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका कौन सी एनर्जी लेवल में था। एफ मतलब कहाँ से आया है या फिर कहाँ पर गया है, डिपेंड करता है एनर्जी अब्सॉर्ब हुई या रिलीज हुई। तो हमें पता है जो एनर्जी हमने पढ़ी थी, ई एन हमने पढ़ा था, वो क्या था हमारा आर एच। ठीक है, आर एच अपॉन में एन स्क्वायर पढ़ा था, याद कीजिए, फर्स्ट में हमने यही पढ़ा था, बस वैल्यू पुट कर देनी है। सो डेल्टा ई ई एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ आर एच, और यहाँ क्या हो जाएगा एन एफ स्क्वायर माइनस आर एच अपॉन में एन आई स्क्वायर।
तो यहां से आर एच क्या आ जाएगा बच्चे, कॉमन आ जाएगा, 1 में एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 में एन आई का स्क्वायर। गोट इट। उसके बाद में हमने क्या कर दिया, इस आर एच की वैल्यू, इस आर एच की वैल्यू हमें काफी केसेस में पता है, जूल की जूल में भी पता है, कई हमने निकाली थी, किलो जूल में भी निकाली थी, किलो जूल पर एटम में निकाली थी, जिसमें 1312 के आसपास हमारी वैल्यू आई थी। तो हम यहाँ पर जूल में अगर बात करें तो आर एच की वैल्यू आई थी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इंटू में क्या है ये 1/nf का स्क्वायर 1/ni का स्क्वायर। अब आपकी वैल्यू आप पे डिपेंड करता है कि आपके एनर्जी लेवल्स कौन से हैं, वो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो यहां से जो एनर्जी चेंज आई है, चेंज इन एनर्जी आया है, वो ये निकल के आया। अब आपसे पूछता है अगर फ्रीक्वेंसी निकलवाना चाहे तो हमें पता है रिलेशन, क्योंकि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं सब कुछ। सो डेल्टा ई इक्वल टू ई एच न्यू के इक्वल। तो फ्रीक्वेंसी की अगर निकलवाना चाहे तो न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एच अपॉन डेल्टा ई, एच अपॉन में डेल्टा ई के इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा ई, सॉरी यहां से न्यू क्या किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन में एच। और डेल्टा ई तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यही है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डेल्टा ई अपॉन में एच। एच क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो वैल्यू पुट करेंगे 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू भी पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो यहां से जूल कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड में आता है, आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी किस में आती है, पर सेकंड में। तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू, जब आप इसको कट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। मैं दोबारा बता रही हूँ, डिपेंड करता है कि आप कौन से एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आ सकती है, पर सेकंड में भी आ सकती है और हर्ट्ज में भी आ सकती है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं, वेव नंबर में की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। आपको पता है न्यू किसके इक्वल होता है, एच ओवर लैम्डा। ठीक है, तो यहां से 1/लैम्डा, 1/लैम्डा क्या होता है आपका, वेव नंबर होता है। 1/लैम्डा क्या होता है, वेव नंबर होता है। तो यहां से मैं कह सकती हूँ वेव नंबर इज इक्वल टू न्यू इंटू में सी, है ना, न्यू अपॉन में सी। देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसको आप लिख सकते हो न्यू अपॉन में सी इक्वल टू 1/लैम्डा। 1/लैम्डा क्या होता है आपका, वेव नंबर। सो वेव नंबर के लिए आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को किससे डिवाइड करना है, लाइट से डिवाइड करना है, 3 इंटू 10⁸8। और फ्रीक्वेंसी तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, है ना। तो न्यू अपॉन में सी दैट इज 3.29 इंटू 10⁻15 अपॉन में 3 इंटू 10⁸8 इंटू में 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। गॉट इट। तो अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.09677 इंटू 10⁻7 इंटू 1/ni का स्क्वायर। ठीक है, 1/n f का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हैं 109,677 इंटू 10⁻7 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, क्या आ गई है कि जहां पर हमने आर एच अपॉन में एन स्क्वायर लिया था वो माइनस में था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू थी माइनस की आर एच, जब हमने कॉमन लिया तो हमने क्या लेना था, जो ई डेल्टा ई होता है वो होता तो ई एफ अपॉन माइनस ई आई के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आने की वजह से वो किस में आ गया था, ई आई अपॉन में ई एफ। तो ये थोड़ा सा कन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एन आई माइनस एन एफ, एन आई माइनस एन एफ। यहां पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो क्योंकि वो जो वैल्यू थी हमारी सारी नेगेटिव में थी, तो नेगेटिव जब कॉमन आता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए दोबारा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की थी डेल्टा ई की, वो क्या आई थी, आर एच अपॉन में एन क्या था, एन स्क्वायर था। ठीक है, एन एफ स्क्वायर माइनस में था और ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूं यहाँ पर, एन एफ माइनस एन आई होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, माइनस आर एच, यहाँ पर माइनस एन आई का स्क्वायर। तो यहां पर माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, तो डेल्टा ई यहां पर क्या आया, माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर प्लस आर एच एन आई स्क्वायर। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर एच एन आई स्क्वायर माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर। तो आर एच कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन
ni² माइनस nf²। तो यहां पर आपको थोड़ा सा वही चेंजेस लेके आना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके, तो यहां से आपने क्या निकाली बच्चों, एनर्जी निकाल ली। आज अब हम जो है नेक्स्ट बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में।